ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर्ष सिंह फैक्ट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर को। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कि जब भी आप जीएसटी में पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग कोई सामान को खरीदते हैं तो उस पर हम लोग को जीएसटी का रेट लगाना होता है कि नहीं। और जीएसटी का रेट हमें प्रिस्क्राइब्ड है एनेक्स्चर में, ओके, लिस्ट दिया उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन किस अमाउंट में हमें जीएसटी का रेट लगाना है ये तो हमें पता करना पड़ेगा ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए मैं एक घड़ी लेने के लिए मार्केट में गया, ओके, घड़ी लेने के लिए गया। इसका मान के चलिए प्राइस है वो है 1000, ठीक है, मान के चलिए 1000 इसका प्राइस है। अब गवर्नमेंट तो बोलेगी कि आप इस पे जीएसटी दीजिए, तो जीएसटी इस 1000 पे लगाएं या फिर हम 1100 रुपये पे लगाएं। 1100 मैंने 100 रुपये इसलिए ऐड किए ना, हो सकता है आपको घर लाने के टाइम पे आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा, हो सकता है ना, क्योंकि मान के चलिए ये दिल्ली में है और आप झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में लाने में आपको 100 रुपये लग गए। तो जो जीएसटी का रेट है 18% का, वो हम लोग इस 1000 रुपये पे लगाएंगे या इस 1100 पे लगाएंगे, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन नंबर 15। इस सेक्शन में हमें बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी कि कौन से अमाउंट पे हमें जीएसटी लगाना है, ये हमें ये चैप्टर बताता है। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सेक्शन नंबर 15 है और उसमें सब सेक्शन 1 पहले बात करते हैं। सब सेक्शन 1 बोलता है ना कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or service or both, where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration। मतलब कि सब सेक्शन 1 बोलता है ना कि आप जो है जो भी सामान खरीद रहे हैं, ये घड़ी आप खरीद रहे हैं ना, तो ये 1000 रुपये मान के चलिए आपने पे किया है, तो उसी पे हम लोग रेट लगा देंगे, हम लोग कुछ और चेक नहीं करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जब सामान खरीदा तो आपने पैसा दिया हो, ज़रूरी नहीं कि आज के आज दिया हो, लेकिन भविष्य में आप बोल रहे हैं कि हाँ उसको देंगे, और प्लस में आपका जो प्राइस है ना वही एक कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1000 रुपया भी दे रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं भाई आपको गोवा का ट्रिप भी देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। मतलब कि दिल्ली में आपके चाचा रहते हैं, आप चाचा से घड़ी मंगवा रहे हैं और उन्हीं का दुकान है घड़ी का, तो वो उसमें जो है वो सब सेक्शन 1 काम नहीं आएगा, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, चलिए वो पहले समझ लेते हैं। रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है ना, हम लोग मान लेंगे कि कोई इंसान आपका रिलेटेड पर्सन है जब वो पर्सन ऑफिसर है या डायरेक्टर है किसी अनदर बिजनेस का, ठीक है। फिर सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज एज पार्टनर इन बिजनेस। अगर वो पार्टनर है बिजनेस में और आप जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तब तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिलेटेड पर्सन। वो पर्सन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ओके, मतलब कि काम देने वाला और काम करने वाला वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में लेन देन कर रहे हैं सामान का तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना वो जीएसटी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करता है या कंट्रोल करता है 25% और उससे ज़्यादा वोटिंग पावर, ठीक है, वोटिंग पावर इन स्टॉक्स में, तो वो बंदा जो है ना वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। तो ये कुछ रिलेटेड पर्सन के क्या है, नाम है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन है तो उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी का रेट लगा देंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ उस वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपये का मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, ठीक है, और हो सकता है आपको रास्ते में टोल टैक्स वगैरह देना पड़ गया हो सकता है ना, टोल टैक्स देना पड़ गया हो जिस वजह से आपको 20 रुपये और जुड़ गए, तो 1120 रुपये लग गए, ठीक है। तो क्या हम लोग ये 20 रुपये को भी अलाउ करेंगे, इस पर हम लोग 18% का जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा अमाउंट पे जीएसटी लगाएंगे उतना ज़्यादा रेट निकलेगा ना। मतलब पहले 1000 रुपये पे 18% लगा रहे थे तो 180 रुपये आ रहा था जीएसटी का अमाउंट, लेकिन 1100 पे लगाएंगे तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा अमाउंट पे लगाएंगे तो और ज़्यादा रेट आएगा। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा ना कि क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना चाहिए
मतलब कि क्या ये 20 रुपये को जोड़ सकते हैं या फिर ये 100 रुपये को जोड़ सकते हैं इस 1000 रुपये में या नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसी को बोला जाता है इंक्लूजन्स। और क्या क्या चीज़ को हटाना चाहिए उसको बोला जाता है एक्सक्लूजन्स। तो इंक्लूजन्स जो है वो सबसेक्शन 2 में दिया गया है। ये बोलता है ना कि कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज जो किया गया है जीएसटी के अलावा, मतलब कि जीएसटी में जो होता है ना चार्ज हो, CGST, SGST, मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, जो भी टैक्सेस अदर देन जीएसटी चार्ज किया गया है ना सेपरेटली, उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि आप उसको ऐड कर लीजिए। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपका हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया लाने वगैरह में। चलिए यहाँ देखिए, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ठीक है, इफ़ चार्ज सेपरेटली, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, ठीक है, कोई भी एक टैक्स हो गया जो कि जीएसटी नहीं है, उसके अलावा अगर उस चीज़ पे लगा है ना तो उसको ऐड करेंगे। दूसरा, सप्लायर का ऑब्लिगेशन था लेकिन मेट कर दिया किसने, देखिए ध्यान से देखिएगा कि थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दिया रिसिपिएंट को इन रिलेशन टू सप्लाई, जबकि जो सप्लायर का वो लायबल था पे करने के लिए, मतलब कि सप्लायर को पे करना था लेकिन पे कर दिया किसने, रिसिपिएंट ने, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस इफ चार्ज टू रिसिपिएंट, मतलब कि आपका जो है कोई ऐसा एक्सपेंस है जैसे कि फ्राइट चार्ज हो गया, पैकेज चार्ज हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, है कि नहीं। हो सकता है ना कि आपने अगर एक सामान एक ट्रक में भर के ला रहे हैं तो रास्ते में आपको लाने के लिए फ्राइट चार्ज देना पड़े, पैकिंग करने का चार्ज देना पड़ जाए, है कि नहीं, इंस्टॉलेशन करने का चार्ज लग जाए। आप एसी मंगवा रहे हैं तो इंस्टॉलेशन करवाइएगा ना घर में, तो उसका चार्ज को भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, जो हमारा अमाउंट था ना शुरू में 1000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1000 रुपये, इस पर हम लोग जोड़ देंगे। अगर इंस्टॉलेशन चार्ज है मान के चलिए 150 रुपये, तो उसको जोड़ देंगे। आपका पैकिंग चार्ज है 20 रुपये, उसको जोड़ देंगे, और जो अमाउंट आएगा उस पर हम लोग जीएसटी का रेट लगाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ना रहता है। और भी कुछ चीज़ें जिनको जोड़ना रहेगा, अगर सब्सिडीज मिल रहा है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है आपके प्राइस से, ठीक है, उस सप्लाई का, और अदर देन वंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि आपको सब्सिडी मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला सब्सिडी को छोड़ के। अब सब्सिडी क्या होता है, मतलब कि एक तरह से आपको ना गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप कोई मशीन को खरीदिए, हम आपको कुछ पैसा माफ़ कर देंगे, ठीक है। वो डिस्काउंट नहीं होता, वो सब्सिडी देते हैं, मतलब आपको रिफंड दे देंगे बाद में, कि अभी आप 1 लाख रुपए का एक मशीन खरीद लीजिए, बाद में आपको हम जो है वो 50,000 रुपये का सब्सिडी दे देंगे। तो आपका ओरिजिनल में लागत कितना, 50,000 का ही होगा। तो वो सब्सिडी अगर आपको मिल रहा है ना तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन वो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रहा है आपको तो फिर उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ओके। फिर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मान के चलिए ये घड़ी में मंगा रहा था दिल्ली से, और 1000 रुपये मेरे को देना था, लेकिन मैंने ना दिया नहीं उसको, बहुत लेट कर दिया, 1 साल लगा दिया मैंने देने में। तो वो बंदे ने बोला आपको कि भाई आप जो है अगर लेट करिएगा तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। तो वो जो 100 रुपये है ना उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, किसमें, इंक्लूजन्स में। मतलब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ना, जो 1000 रुपये मैं एग्जांपल में ले रहा था उस पर। अब एक्सक्लूजन समझते हैं। एक्सक्लूजन मतलब कि किस चीज़ को हम लोग नहीं लेते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवाइस, तो ये कंडीशन देखिए, आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है ना टाइम ऑफ सप्लाई के पहले, मतलब जब आप सप्लाई कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा टाइम ऑफ सप्लाई, मैंने वीडियो बना रखा हो, इससे ठीक पहले मैंने यही वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई के पहले या टाइम ऑफ सप्लाई करते समय आपने कोई डिस्काउंट दिया है ना, और उसको आपने रिकॉर्ड भी किया, तो वो आप क्या करिएगा, एक्सक्लूड कर दीजिएगा। दूसरा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और इनिशिएटिव। अगर आपने सप्लाई करने के बाद, सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि आपने सामान उसको दे दिया, अब सामान देने के बाद अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना, और वो इफ़ नोन टिल सप्लाई एंड लिंक टू इनवाइस, और वो लिंक होना चाहिए आपका इनवाइस से, मतलब इनवाइस में मेंशन होना चाहिए, एंड परपोर्शनेट आईटीसी जो है वो रिवर्स्ड हो जाना चाहिए बाय द रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय सप्लायर। मतलब कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसका आईटीसी हम लोग रिफंड कर लेते हैं। जैसे देखिए 1000 रुपये का सामान मैं खरीदा, मैंने गवर्नमेंट को 18% का जीएसटी दिया, तो टोटल समझ लीजिए मेरा 1180 रुपये का मेरा अमाउंट हो गया, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट का सामान मैंने
कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को मैंने बेच दिया, कस्टमर से मैंने मान के चलिए 1200 रुपये ले लिए, मेरा 20 रुपये का फायदा हो गया। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, मैंने जो 180 रुपये दिए ना सरकार को टैक्स के रूप में, जितना मैं ITC मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको एक अलग चैप्टर है, ये आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किए हुए रखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ITC एक तरह से रिफंड होता है, आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट आपको दे देती है। मतलब अगर आपने GST पे किया है शुरू में घड़ी लेने के समय या कोई भी सामान लेते टाइम, तो उसका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप एक बिजनेसमैन है, सप्लायर है, ठीक है। नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ITC का पैसा आपको रिवर्स हो जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देगा, तो हो सकता है 1000 नहीं आपका 900 रुपये का हो जाए, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 900 रुपये का आपका अमाउंट हो गया। अब इस पर अगर आपने 18% का GST लगाया तो आपका अमाउंट भी तो कम आएगा, और जो रेस्ट पोर्सन है ना 100 रुपये पे जो GST आया होगा 18% का, 18 रुपये का GST आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करिएगा तभी ना आखिर जाके आपको इक्वल हो जाएगा, वरना तो आपका बेकार हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि आपको एक्सक्लूड करना है वो वाला अमाउंट जो कि आपने पोस्ट सप्लाई दिया है, पोस्ट सप्लाई में जो आपने डिस्काउंट दिया है, और वो लिंक होना चाहिए इनवॉइस से, आपको पता होना चाहिए सप्लाई करते समय, और उसका ITC आपने जो है वो रिवर्स किया हो। आप मतलब यहाँ कौन है, रिसिपिएंट है, ठीक है। और रिवर्स करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो है वो कौन देगा, सप्लायर देगा, ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए, तो मैं इतना देर से जो बोल रहा था वो था किसके बारे में, सप्लाई अगर किया जा रहा है अनरिलेटेड पर्सन के द्वारा, और जहाँ पर प्राइस जो है ना वो वही एक कंसिडरेशन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लाई मेड किया जा रहा है रिलेटेड पर्सन के द्वारा, मतलब कि आप अपने चाचा से सामान आईफोन मंगवा रहे हैं, ठीक है, उनका दुकान है आईफोन बेचने का, आप उनको बोल रहे हैं एक आईफोन मुझे दे दीजिए। तो ऐसे केस में जो है किस अमाउंट पे GST लगेगा ये रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। सप्लाई जहाँ पर प्राइस एक सोल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब कि आपने सामान मंगाया, मान के चलिए फर्नीचर मंगाया, आपके चाचा का या पापा का फर्नीचर का दुकान है, आपने मंगाया, ख़रीदा आपने। अब क्या हुआ कि फर्नीचर जो है आप जब उसका पैसा दे रहे थे ना, तो आपने पैसा ही नहीं दिया, आपने कुछ और भी दे दिया। मान के चलिए आपने जो है वो एक कुर्सी दे दिया उनको, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, प्राइस के अलावा कुछ और चीज़ भी अगर उनको दे रहे हैं ना, तब क्या हुआ, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वो अमाउंट जिसमें हम लोग सामान को खरीद बेच रहे हैं, तो वो वाला अमाउंट जो है ना वो कितना होगा GST के निकालने के लिए, वो भी हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और सप्लाई अगर नोटिफाइड सप्लाई है, ठीक है, नोटिफाइड सप्लाई है तो वो भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रूल्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है। तो मुबारक हो, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ओके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स है। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ शॉर्ट में। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, ओके। और इसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस के, जो शुरू में अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, आप मेरे को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सब्सक्राइब करिए।